जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर रहे हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो लगातार 1971 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। नरेंद्र मोदी अब भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारत का सबसे लंबा लगातार प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास है, जो कि 1947 से 1964 तक रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आपके रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हाल ही में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है। आपसे पूछा हाल ही में किस फिल्म ने आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जीता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लापता लेडीज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में हुआ, जो इस प्रतिष्ठित अवार्ड शो का 25वां संस्करण था। सिल्वर जुबली मनाया गया। लापता लेडीज ने इस समारोह में 10 पुरस्कार जीते, जिनमें प्रमुख पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म में भी शामिल है। तो बेस्ट मूवी का जो अवार्ड मिला वह भी लापता लेडीज को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला है लापता लेडीज के लिए, और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वह कार्तिक आर्यन को मिला है भूल भुलैया 3 के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है, या भारत का केंद्रीय बैंक है और मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति और बैंकिंग व्यवस्था के नियंत्रण का कार्य करता है। इसकी स्थापना जो हुई है वह हुई है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। बाकी विकल्पों की बात करें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण या बीमा क्षेत्र का नियमन करता है, और सेबी जो करता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या शेयर बाजार और प्रतिभूति बाजार का नियमन करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोल सकते हैं। आपसे पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे खोल सकते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल के साथ ओ को दबाएंगे। कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किसी मौजूदा यानी कि एग्जिस्टिंग दस्तावेज को खोलने के लिए किया जाता है, या शॉर्टकट फाइल खोलने की विंडो लाता है, जिससे आप पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं। बाकी ऑप्शन में दिया कंट्रोल और एस, तो यह फाइल सेव करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो फाइल सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी की बात करें तो यह जो होता है प्रिंट करने के लिए होता है। किस लिए, तो प्रिंट करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एन की बात करें तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, मानव तस्करी,
बेगार यानी कि जबरन श्रम, जबरदस्ती मजदूरी आदि का निषेध करता है या नागरिकों को शोषण से बचाने का संवैधानिक अधिकार देता है। राज्य इसे रोकने के लिए कानून बना सकता है और उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। बाकी अनुच्छेद 20 जो है या अपराधों के लिए संरक्षण, दंड आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है और अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल की मुख्य संरचना में नाइट्रोजन होता है, इसलिए पौधों को प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फाउल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है, उस किक को क्या कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्री किक कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है या नियम का उल्लंघन करता है तो विपक्षी टीम को फ्री किक दी जाती है। या किक या तो डायरेक्ट सीधे गोल पर मार सकते हैं या इनडायरेक्ट, मतलब पहले किसी अन्य खिलाड़ी को पास करना होगा फिर हो सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाइसिकल किक जो है एक प्रकार की स्टंट किक है, जब खिलाड़ी हवा में पलटकर बाल को पीछे की ओर मारता है। गोल किक की बात करें तो जब गेंद गोल पोस्ट के बाहर चली जाती है और अंतिम बार विपक्षी टीम से उसे छुआ हो तो गोल किक कहते हैं। वाइड किक जो है या फुटबॉल में ऐसा कोई आधिकारिक या नियम किक नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संसद को देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। या भारत की ब्याधी प्रक्रिया होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। भारत का लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है और इस संसद इसका केंद्र बिंदु है। संविधान के अनुसार संसद ही कानून बनाने, नीति तय करने और सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार रखती है। संसद का भवन नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है। ऑप्शन में दिया है राजघाट, तो महात्मा गांधी की यह समाधि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। इस नारे का उद्देश्य भारत के विभाजन की मांग को और मजबूत करना था। यह कांग्रेस के 1942 के करो या मरो के जवाब में था। बाकी ऑप्शन में दिया जय जवान जय किसान, तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया नारा था। करो या मरो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाल ही में राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजीव युवा विकास परियोजना 2025 में तेलंगाना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। बाकी बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। पर वर्तमान में ध्यान रखिएगा भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि बस्तर दशहरा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध उत्सव है। यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा पर्व है जो लगभग 75 दिनों तक चलता है। बाकी बात यहाँ हुई छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य है जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी रायपुर है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेक को जोड़ता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर को लेक से जोड़ता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। या श्रीनगर घाटी को लेह यानी कि लद्दाख से जोड़ता है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 3529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाकी अन्य विकल्प की भी बात करें तो बाटला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर क्षेत्र को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में भारत चीन सीमा पर भारत को तिब्बत से जोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वास्तुकला की इस्लामी शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि वास्तुकला की इस्लामी शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहराब के नाम से जाना जाता है। इस्लामी वास्तुकला की प्रमुख पहचान मेहराब है। इसमें गुंबद, मीनार और मेहराबदार संरचना का विशेष स्थान है। भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल वास्तुकला आदि में इसका व्यापक उपयोग किया। यह शैली वास्तुशिल्प में सौंदर्य, संतुलन और भार वहन की तकनीक का प्रतीक मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू किए। उसके सेनापतियों मलिक काफूर और अन्य कमांडरों ने देवगिरी, वारंगल, माद्रास क्षेत्र, दार समुद्र आदि का आक्रमण किया। उनका उद्देश्य था धन संपत्ति प्राप्त करना, राजनीतिक विस्तार और दक्षिण के समृद्ध राज्यों को अपने अधीन लाना। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने अपार सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किस देश से हुई है। आपसे पूछा है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति नाट्यशास्त्र से हुई है। नाट्यशास्त्र महान आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें नृत्य, नाटक, संगीत, अभिनय, मुद्राएं, भाव आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कथकली आदि नाट्यशास्त्र पर आधारित है। नाट्यशास्त्र को भारत की नृत्य कला का आरंभ ग्रंथ कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ऑपरेशन कैक्टस भारत के सैन्य बलों द्वारा किस पड़ोसी देश तख्तापलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑपरेशन कैक्टस जो था वो मालदीव के लिए था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कैक्टस भारत द्वारा मालदीव में तख्तापलट को नाकाम करने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान था। यह ऑपरेशन 1988 में किया गया था। मालदीव की सरकार पर हमला करने वाले भाड़े के सैनिकों को हटाने में भारतीय सेना ने सहायता की थी। बात यह रही मालदीव की, तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी माले है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। यहाँ की प्रमुख भाषा द्विवेदी ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्र भारत टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला अमरनाथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान थे। भारत का पहला टेस्ट मैच स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1948 में खेला गया। यह वह एक उत्कृष्ट बल्लेबाज और ऑलराउंडर थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को प्रारंभिक दौर में नेतृत्व प्रदान किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाल ही में वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में वर्ष 2024 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और छत्तीसगढ़ राज्य से इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले लेखक थे। बाकी बात क्यों ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय भाषा परिषद से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। पहला पुरस्कार मलयालम लेखक श्री शंकर कुरूप को मिला था।
पुरस्कार का उद्देश्य भारतीय साहित्य में रचनात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना है। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए सम्मानित किया गया। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 2023 में यह पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को भारत की संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही आमतौर पर बजट कहा जाता है। इसमें सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण दिया जाता है। यह संविधान के वित्तीय प्रावधानों का आधार है और हर वर्ष संसद में प्रस्तुत होता है। बाकी अनुच्छेद 113 की बात करें तो अनुदानों की मांग के लिए, अनुच्छेद 114 विनियोजन विधेयक से संबंधित है, अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के से संबंधित है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।